हेलो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें मैं कवर करने जा रही हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए कवर करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिखाने के लिए मैंने एक पिरामिड बना रखा है। देखिए, पिरामिड जो है इसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेवल जो है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद जो लेवल आता है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थर्ड में जो आता है वो है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं। और पिरामिड का जो बेस है जो किसी को दिखाई नहीं देता, इन्हें नॉन मैनेजरियल लेवल भी कहा जाता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे वर्कर्स आते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड है। अब देखिए होता क्या है, जो अथॉरिटी का फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बेसिकली बात यह है ना कि अथॉरिटी सारी किसके हाथ में होती है। टॉप के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उसके बाद मिडिल लेवल के पास होती है, उसके बाद लोअर लेवल के बाद पास होती है। लेकिन जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि टॉप लेवल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करते ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल को, और ये जो थर्ड लेवल है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्कर्स को देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्शन का काम होना है या लोअर लेवल पे ही सारा काम होना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टॉप लेवल की टीम में कौन कौन से लोग आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंप्राइजेज ऑफ सीईओ, जिसको हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह सकते हैं, सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चेयरमैन। तो बेसिकली ये सब हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। इसके बाद है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या होता है ना, ये लिंकिंग पिन है किसके किसके बीच में, ये टॉप लेवल और ऑपरेशनल या लोअर लेवल को कनेक्ट करता है। तो इसमें जो लोग आते हैं वो बेसिकली डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट। तो इन सब के जो मैनेजर होते हैं वो कंप्राइज करते हैं मिडिल लेवल को। अब देखते हैं ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल में कौन से लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें फॉरमैन, सुपरवाइज़र, क्लर्क, इंस्पेक्टर, ये सारे लोग हिस्सा होते हैं ऑपरेशनल लेवल का। हमने ये देख लिया कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो अब हम इनके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको सुपीरियर्स भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखिए ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो हेड का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, ये काम टॉप लेवल का ही होता है। और इनका जो काम होता है ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी डिमांड होती है लॉन्ग आवर्स कमिटमेंट की। तो एक एक करके फंक्शंस देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। तो इनका काम क्या होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स एलिमेंट है, वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स है, सबको एक साथ लेकर के आना और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, इनका फंक्शन जो है वो है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इन्हें सोचना है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के बारे में सोचना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट, इनका काम है बिजनेस के इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना, क्योंकि बिजनेस का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना वो चेंजिंग इन नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जो गोल इन्होंने सेट किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस गोल को अदर लेवल्स तक कम्युनिकेट करना, मींस गोल को मिडिल लेवल को बताना, ये भी इनके काम का हिस्सा है। और लास्ट, अल्टीमेटली जो मार्केट में ब्रांड इमेज है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे भी बरकरार रखना, ये फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। तो जैसा कि मैंने मिडिल लेवल में बताया कि सारे डिपार्टमेंट के हेड जो है मिडिल लेवल का हिस्सा होते हैं, और ये लिंक है किसके बीच में, टॉप और लोअर लेवल के बीच में। तो देखिए, ये जो मिडिल लेवल है वो बीच में आती है टॉप और लोअर लेवल के। तो इनको अगर हम देखें ना तो ये सबऑर्डिनेट है टॉप लेवल के लिए, लेकिन जो मिडिल लेवल है या एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सुपीरियर होते हैं। तो इनका काम क्या है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाया है, उस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में
इंटरप्रिटेट कराना ये इनका काम है। नेक्स्ट, जो भी इनका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इंश्योर करना ये भी इनकी ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट, जो भी ड्यूटीज़ लोअर लेवल की है वो ड्यूटीज़ उनको असाइन करना, इनके लिए सबऑर्डिनेट कौन है, लोअर लेवल है, तो उनको ड्यूटीज़ असाइन करना ये इनका काम है। नेक्स्ट, इनका काम है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि एम्प्लॉयज़ जो है अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए दें। उसके बाद इनका काम ये भी है अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो एक डिपार्टमेंट के ऊपर टिका नहीं रहता। सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा और तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस करेगी और इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फ्लो होगा सारी चीज़ों का। अब नेक्स्ट फंक्शन है लोअर या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ये मैंने बताया ना आपको कि लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं। लोअर लेवल में क्लर्क्स आते हैं, फॉरमैन आते हैं, सुपरिंटेंडेंट आते हैं, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आते हैं। ये सारे लोग लोअर लेवल का हिस्सा हैं। तो अब इनका काम क्या है, ये जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही लोअर लेवल पे आते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट जो लिंक होता है ना वो किसके साथ होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। ये जो लीस्ट जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, उनके साथ ये काम करते हैं। तो इनको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो इससे अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि काम रुक जाएगा। तो इनका जो पहला काम होता है वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्शन करना। नेक्स्ट, जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं नए ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, ये भी इनका काम है। उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवेलुएट करना कि जिसको जो काम दिया गया है वो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं, ये भी काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। टॉप लेवल में कितने लोग होते हैं, 8-10-15 लोग होंगे। मिडिल लेवल में कितने होंगे, 10-12-15-20 लोग होंगे। लोअर लेवल में भी इतने ही होंगे। लेकिन जो बल्क में लोग होते हैं ना वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके बीच में यूनिटी बनाए रखना ये भी इन्हीं का काम होता है। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी मेन वर्क होता है उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट होता है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं ये भी देखना किसका काम होता है, लोअर लेवल का ही काम होता है, ताकि वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये भी जिम्मेदारी होती है लोअर लेवल की, क्योंकि इनका इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ है ना वहाँ पर कभी कभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होने की संभावनाएं होती है, तो सेफ्टी को इंश्योर करना ये भी इन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट होता कैसा है। तो मैनेजमेंट को कहीं कहीं साइंस कहा जाता है, कहीं कहीं आर्ट कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं प्रोफेशन कहा जाता है। या तो हम कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। तो पहले हम ये समझते हैं ना कि मैनेजमेंट को साइंस से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस आप जानते हो ना, साइंस एक सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए साइंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या है, एक पूरा सब्जेक्ट मैटर है जो किसके ऊपर बेस्ड है, कारण और परिणाम के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट का तो काम ही होता है ना कि अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ और इसका कारण क्या है। जैसे बेसिकली क्या है, न्यूटन का लॉ आपने सुना होगा ना कि जैसे एप्पल धरती पे गिरा तो धरती पे ही क्यों गिरा, पेड़ से टूट करके ऊपर क्यों नहीं गया, तो वहाँ से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थियरी है वो डेवलप की। तो उसी तरह जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। मैनेजमेंट के भी जितने भी प्रिंसिपल्स है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन पे एक्सपेरिमेंटेड है, ऑब्जर्वेशन किया गया है और उसके बाद इन रिजल्ट तक पहुंच करके वो थियरीज बनाई गई है। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं ना यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जैसे आपने सुना होगा फ्योल का प्रिंसिपल या टेलर का प्रिंसिपल, पूरे इंटायर वर्ल्ड में उन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। और जो साइंस के फील्ड में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, जो भी चाहे किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकता है, उसी तरह मैनेजमेंट के फील्ड में भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसके बारे में आइडिया दे सकते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? आर्ट से। तो अब हम देखते हैं पहले आर्ट क्या होता है। आर्ट बेसिकली क्या है? एक स्किल है। हर कोई अपने पर्सनलाइज तरीके से उस स्किल को अप्लाई करता है ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचा जा सके। अब जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर सिंगिंग का स्किल होता है, डांसिंग का स्किल होता है, पेंटिंग का स्किल होता है और सब अपने पर्सनलाइज तरीके से उस स्किल को यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली मैनेजमेंट भी क्या है? एक स्किल ही है। अब वो स्किल मिला कैसे है? तो थियोरेटिकल नॉलेज एक्सपीरियंस से मिला है। तो उस थियोरेटिकल नॉलेज को लोग अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब जैसे आर्ट अच्छा कैसे होता है? प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से। सिमिलरली उसी तरह मैनेजमेंट, जो जितना पुराना मैनेजर है उसके स्किल्स उतने अच्छे हैं और वो उतने बेटर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है स्किल्स का। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी यही होता है। हर मैनेजर का अपना अपना स्किल्स होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेवियंसेस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, आर्ट कोई क्यों चूज़ करता है? अपने एम्बिशन या इमेजिनेशन को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट में भी सेम यही है कि सबका अपना एम्बिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उस करियर को चूज़ करते हैं। जैसे आर्ट के फील्ड में क्या होता है? एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट के फील्ड में भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय अगर बहुत लोअर लेवल पे जाता है और धीरे धीरे अपने स्किल से उसका प्रमोशन होता है तो अल्टीमेटली वो मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब किसी एक करियर को चूज़ करना। और प्रोफेशन के फील्ड में ना एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू डिग्री। जैसे क्या है? कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बना कैसे? एमबीबीएस की डिग्री से बना। अगर कोई लॉयर है तो लॉयर कैसे बना? उसके पास एलएलबी की डिग्री होगी। तो सिमिलरली मैनेजमेंट भी आज के डेट में एक प्रोफेशन है जिस तक पहुंचने के लिए एमबीए की डिग्री, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कंपलसरी है एक एंट्री लेवल पे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सालों अपने बिता दिए ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आप प्रमोट होकर के भी मैनेजमेंट की पोजीशन तक जा सकते हो। तो प्रोफेशन क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो एक्वायर किया गया है, इंस्ट्रक्शंस थे। ये किसके ऊपर बेस्ड है? एजुकेशनल डिग्री के ऊपर बेस्ड है। अब हमारी कंट्री में ना प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए एसोसिएशन है। तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो एसोसिएशन है उसको आईमा कहा जाता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसके थ्रू मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो कोई भी प्रोफेशन किस लिए चूज़ करता है? सोसाइटी को सर्विस देने के लिए। तो सिमिलरली मैनेजमेंट भी चूज़ किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देने के लिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया जा सके। और प्रोफेशन के फील्ड में क्या होती है? एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है एक साथ मिलजुल करके काम करना, सबको सपोर्ट करना। अब देखिए कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और केस स्टडी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक जगह सिंक्रोनाइज करना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हारमोनी इस्टेब्लिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने में कोऑर्डिनेशन से हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और इसकी ज़रूरत हर लेवल पे होती है, वेदर इट इज़ टॉप लेवल, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की खासियत क्या है? तो सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में पता है ना बहुत सारे अलग अलग लोग हैं एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये होता है एकीकृत करना, सारे रिसोर्सेज को एक जगह असेंबल करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, सेकंड, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? काम करने में एकता, हर कोई एक साथ मिल करके काम करे ताकि कोई अपने बारे में ना सोच करके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में हर कोई सोचे। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब
कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, उसी तरह कोऑर्डिनेशन भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये शुरू होता है प्लानिंग स्टेज से एंड कंटिन्यू करता है टिल कंट्रोलिंग। मतलब जब से काम शुरू हुआ, जब से प्लान शुरू हुआ, तब से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक काम चलता रहता है तब तक कोऑर्डिनेशन होता रहता है। मीन्स सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को सक्सेसफुली अचीव किया जाएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब सोच लो कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। अब टॉप लेवल मिडिल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन मिडिल लोअर को कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता? कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे ज़रूरी होती है, वेदर इट इज़ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। नेक्स्ट, इट इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है विलिंगली, अपनी इच्छा से। तो कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराया जा सकता। हर कोई अपनी इच्छा से एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ताकि अल्टीमेटली सबका गोल ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल है और उसको टाइम पे अचीव करना ही सबका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ परवेसिव फंक्शन। जैसे मैनेजमेंट परवेसिव फंक्शन होता है ना, हर जगह एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल उसकी वैलिडिटी होती है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल पे ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं ना, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उन सब में इंटरडिपेंडेंसी होती है। एक काम अगर आधे में रुक जाए तो दूसरा काम कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि विथ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंक्रीजेज, और जब एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं तो एफिशिएंसी की भी ज़रूरत बढ़ती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सारे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस के ऊपर बेस्ड होता है, तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और हर डिपार्टमेंट का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि कोऑर्डिनेशन से ही टाइम पे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत स्पेशलाइजेशन के लिए होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं, ताकि उन सब के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण ना बन सके और इससे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिल सके। कोऑर्डिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग लोगों की जो सोच है उसको रिकंसाइल की जा सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।